आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने दरअसल अमेरिकी व्यापार नीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास जो वित्तीय रिपोर्ट्स और कानूनी विश्लेषणों का पुलिंदा है उससे काफी जटिल तस्वीर सामने आती है। सही कहा। तो मुख्य मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का उपयोग करके व्यापारिक भागीदारों पर व्यापक टैरिफ नहीं लगा सकते। और आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि हम इस बड़े फैसले के वित्तीय झटकों को समझें। हम उन संभावित अरब डॉलर के रिफंड्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि अमेरिकी प्रशासन के पास अब कौन से कानूनी विकल्प बचे हैं। पर आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा फोकस सिर्फ इन वित्तीय और कानूनी आंकड़ों के निष्पक्ष विश्लेषण पर है, क्योंकि अंत में ये एक वैश्विक आर्थिक चुनौती है। तो अगर हम 6-3 के इस बहुमत वाले फैसले की बारीकियों को देखें तो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुत स्पष्ट किया है कि IEEPA में टैरिफ लगाने की शक्ति शामिल नहीं है। हाँ, क्योंकि ये कानून मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों और सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों के लिए बना था। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ट्रंप से पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका उपयोग टैरिफ के लिए नहीं किया था। मतलब जब आप किसी कानून को उसके मूल दायरे से बाहर खींचेंगे तो कानूनी दीवार से टकराना तो तय है। और अब इसका सबसे बड़ा असर सीधे तौर पर वित्तीय होने वाला है। हाँ, अगर हम साल 2025 के लगभग 288.5 बिलियन डॉलर के अनुमानित टैरिफ राजस्व को देखें तो ये रकम इतनी बड़ी है कि पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई है। बिल्कुल, और येल की द बजट लैब का डेटा तो ये भी बताता है कि 2025 तक इन टैरिफ्स के जरिए करीब 142 मिलियन डॉलर इकट्ठे किए जा चुके हैं। और अब आयात तक स्वाभाविक रूप से अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। PwC का अनुमान है कि अक्टूबर 2025 तक कुल 108 बिलियन डॉलर का रिफंड बन सकता है, जिसमें अगर हम देखें तो भारत से जुड़े व्यापार का भी करीब 487.27 मिलियन डॉलर शामिल है। बिल्कुल, पर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये पैसा वापस करना कोई आसान बैंक ट्रांसफर नहीं है। वही तो, जस्टिस ब्रेट कैवानॉग ने खुद अपनी असहमति में माना है कि इस धन को वापस करने की प्रक्रिया बेहद उनके शब्दों में कहें तो मेसी या अव्यवस्थित होने वाली है। ऐसे कोई ऐसे समझ सकता है कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग देशों से आए हर छोटे बड़े सामान का बिल ढूंढना, फिर उस पर लगे शुल्क का हिसाब लगाना और आखिर में उसे वापस करना। ये तो सच में एक प्रशासनिक बुरे सपने जैसा है। सही कहा, और यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को अपमानजनक जरूर कहा, पर वे इसके लिए पहले से तैयार दिख रहे थे। हाँ, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान यहाँ ध्यान देने लायक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन के पास अन्य कानूनी विकल्प मौजूद हैं जो प्रभावी तो हैं लेकिन बोझिल हैं। और MUFG और कॉमर्स बैंक के विश्लेषणों में इन्हीं बोझिल विकल्पों को बहुत अच्छे से डिकोड किया गया है। तो थोड़ा इन विकल्पों पर रोशनी डालते हैं। व्यापक विकल्पों में क्या क्या शामिल है? देखिए, प्रशासन व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का सहारा ले सकता है, जो भुगतान संतुलन के लिए 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगाने की अनुमति देती है। और इसके अलावा टैरिफ अधिनियम 1930 की धारा 338 भी तो है। बिल्कुल, जिसके तहत भेदभाव करने वाले देशों पर 50% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन परेशानी यह है कि इन्हें लागू करने के लिए प्रशासन को पहले व्यापारिक भेदभाव या भुगतान संतुलन का संकट साबित करना पड़ेगा। हाँ, और उस जांच में कई महीने लग सकते हैं। और अगर हम विशिष्ट विकल्पों की तरफ देखें तो इनके कानूनी शस्त्रागार में व्यापार विस्तार अधिनियम 1962 की धारा 232 भी मौजूद है। वही धारा जिसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर होता है, जैसे पहले स्टील और एल्यूमीनियम पर किया गया था। और हाँ, धारा 301 का विकल्प भी खुला है। मतलब साफ है कि टैरिफ लगाने का रास्ता बंद नहीं हुआ है, बल्कि अब प्रशासन को ज्यादा जटिल और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। सही कहा, यह महज कानूनी रणनीति में एक बदलाव है, टैरिफ नीति का अंत बिल्कुल नहीं। तो आज की इस चर्चा और इन सभी रिपोर्ट्स का आखिरी निष्कर्ष यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस झटके के बावजूद अमेरिकी व्यापार का ये नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। अमेरिका के बड़े संघीय बजट घाटे को देखते हुए विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले इस विशाल टैरिफ राजस्व को छोड़ देना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा है।